मैं बालेंदु प्रताप सिंह कक्षा 10 फिजिक्स के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरा 5वां लेक्चर है। आप सभी को पता होगा इस प्रकाश चैप्टर का 5th लेक्चर है मेरा। और इस लेक्चर में हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और उनका रे डायग्राम भी बनाएंगे, जिसको किरण आरेख कहते हो। ये जैसे बना हुआ है तो इस तरह से किरण आरेख भी बनाएंगे। और जो ये रे डायग्राम है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देख लो। वीडियो खत्म होते होते आपको सब अपने आप याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और देखो, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि शिक्षा ही आपके जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज़ है, सबसे पावरफुल चीज़ है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे। देखो, अगर आपने सपने देखे हैं तो उन सपनों को अगर पूरा भी करना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं क्लास को शुरू कर लेता हूँ। देखिएगा, ये रे डायग्राम बनाने के पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एक वस्तु है, जैसे या फिर कोई व्यक्ति है, अगर आप इसी को एक वस्तु समझते हो या कोई भी वस्तु एक आप रखते हो जिसकी आप इमेज बनाना चाहते हो, तो इसको एक एरो से दिखाओगे। ये जो एरो का सिर होगा ना, जो एरो की नोक होगी, ये वस्तु के सिर को दिखाएगी। और एरो की जो पूंछ होगी ये उस वस्तु के पैर को दिखाएगी। और पूरी बॉडी को, ये जो एरो का ये जो पूरा एक लाइन होता है ना, ये उस वस्तु के पूरी बॉडी को दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। और ये एरो की जो लंबाई है ये उस वस्तु के लंबाई को प्रदर्शित करेगा। ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, और साथ में आप याद रखना कि जिन दर्पण की स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं वो दर्पण जो है ना, वो दर्पण पहली बात तो पतले होते हैं, और साथ में जो उनका वक्र होता है या फिर इंग्लिश में जो कर्व होता है वो बहुत हिसाब से होता है। जैसे ये अच्छे से तो नहीं बना, पर आप जब लंगड़ा प्रकार से बनाओगे ना, तो जैसे लंगड़ा प्रकार की चोंच यहाँ पे रखोगे, ये पेंसिल की चोंच है, एक कर्व बनाओगे, तो इसको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे कर्व मत बनाना, एकदम गहरा मत बनाना और एकदम सीधा भी मत कर देना। एक लाइट कर्व, हल्का कर्व बनाना, तभी आपका चित्र जो है सही बनेगा। और लंगड़ा प्रकार की नोक जहाँ पे होगी इसको सी कह देना, और इससे एक सीधी लाइन बिल्कुल खींच देना, वही मुख्य अक्ष होगा। लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में पोल हो जाएगा, और पी और सी के बिल्कुल बीचों बीच में फिट से स्केल से नाप के एफ बनाना, तभी जाके तुम्हारा चित्र सही बनेगा। नहीं तो तुम्हारा चित्र जो है वो सही नहीं बनेगा। हमेशा परेशान रहोगे कि कंडीशन कुछ और पढ़ाई जाती है और फिगर हमारा सही से बनता नहीं है। और साथ में पिछले लेक्चर में मैंने 4 किरणों के बारे में पढ़ाया है, उनमें से जो 3 हैं वो बिल्कुल एकदम जुबान पे होना चाहिए। 3 किरणें वो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि अगर एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो बताओ कहाँ से जाएगी? परावर्तन के पश्चात वो दर्पण के फोकस से होके जाती है। एक केस मैंने ये पढ़ाया था, अगर ये पोल है, ये सी है, ये एफ है, तो पढ़ाया था कि अगर फोकस से कोई किरण आएगी तो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरी किरण क्या पढ़ाया था मैंने? अगर ये पोल है, ये सी है, ये एफ है, मैंने कहा था अगर सी से आएगी तो अपने उसी सेम रास्ते से टकरा के वापस चली जाएगी। इन 3 किरणों को बिल्कुल कंठस्थ कर लो, याद कर लो। ठीक है, और हाँ, एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो, अगर ये आप नहीं याद रखते हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप, जब भी मैं चित्र बनाऊंगा, रे डायग्राम बताऊंगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे। इसलिए आप कंफ्यूज ना रहो, ये सब आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई वस्तु होगी, जैसे ये मान लो एक वस्तु है ना, ये वस्तु है, ये मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, ये आगे इसके अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर पोल है, कहीं पे यहाँ पर सी है, ये एफ है, एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाते समय हमेशा हम लोग इसके सिर का इमेज बनाएंगे। देखो, अगर कोई एक वस्तु है ना, इसके सिर का इमेज मिल गया और इसके पैर का मिल गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि सिर और पैर को एक सीधी रेखा से मिला देंगे। ये इसके सिर का मान लो यहाँ इमेज बन गया और यहाँ कहीं पे इसके पैर का बन गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक सीधी लाइन से मिला देंगे, तो हम मान के चलेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। ठीक है, याद रखो। और ये जो पैर का इमेज है वो हमेशा मुख्य अक्ष पर ही बनेगा। ये पैर का इमेज हमेशा मुख्य अक्ष पर ही बनेगा। हम लोग केवल सिर का इमेज बनाएंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है ना, वो बिंदु प्रतिबिंब के लिए की है, बिंदु प्रतिबिंब के लिए की है। हम मान के चलेंगे कि कोई भी वस्तु तमाम बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, तो हम लोग अब हर एक बिंदु का प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, हम उसके सिर का प्रतिबिंब बनाएंगे।
पैर का मैंने आपको बता दिया हमेशा कहां बनेगा, मुख्य अक्ष पर। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, इसका प्रतिबिंब अगर मान लो यहां बना, सपोज करो यहां बना, ठीक है, बस ऐसे ही जनरल बता रहा हूं, तो ये सिर यहां पर बना देंगे, पैर इसका मुख्य अक्ष पर हमेशा बनेगा, तो यहीं से एक सीधी लाइन खींचेंगे, मुख्य अक्ष तक ले जाएंगे, ये इसका पैर है, और ये जो लाइन है वो उस पूरे वस्तु का कहेंगे कि पूरा बॉडी है, तो ये जो यहाँ पर ऐसे अपने आप बन जाएगा, वो वहां पर तुमको प्रतिबिंब बनता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आई होप ये लॉजिक आप समझ पाए होंगे। कंफ्यूज मत करना मैं क्या कह रहा हूं, जब भी कोई वस्तु रखी होगी उसके सिर का इमेज बनाएंगे। अगर मान लो इसके सिर का इमेज यहाँ बना, तो हम ये सिर बना देंगे और इसकी एक सीधी लाइन मुख्य अक्ष तक खींचेंगे, क्योंकि इसका पैर तो हमेशा पैर का जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष पर ही बनेगा। तो ये वस्तु थी और ये वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ सिर बना पैर बना, दोनों को मिला दिया, तो इनके जो बीच के हिस्से हैं वो तमाम बिंदुएं जो हैं वो इन्हीं के बीच में यहाँ पर कहीं पर उसका इमेज बनेगा, बिल्कुल सीधा, क्योंकि जब भी दर्पण से प्रतिबिंब बनता है ना वो ऐसे बनता है। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु अगर ऐसे है और उसका प्रतिबिंब ऐसे ऐसे बन गया, नहीं, ये अगर एकदम ऐसे स्ट्रेट है तो उसका प्रतिबिंब भी स्ट्रेट ही आता है। तो हम मान के चलते हैं बाकी की बिंदुओं का ये सिर और पैर के बीच में ही बनेगा, तो एक लाइन से मिला देंगे तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर इतना आप समझ गए तो अब चलते हैं हम लोग अपने केसेस पे। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, वो बात ये है कि देखो क्या होता है, अवतल दर्पण के सामने, एक बार इसको इरेज करता हूं, एक छोटी सी बात और जान लो, फिर आपके लिए सब चीज आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, हाँ, ये जो अवतल दर्पण है, ये हुआ ये है, यहाँ पे पोल कहीं पे, यहाँ सी, यहाँ एफ है ना, और यहाँ पे कलई किया हुआ अवतल दर्पण। देखो हुआ ये है कि इस अवतल दर्पण के सामने हमने क्या किया, अनंत पर, अनंत, इससे अनंत दूरी पर, इनफाइनाइट दूरी पर सबसे पहले हमने वस्तु को रखा। तो हमने जो इसका प्रतिबिंब देखा वो कुछ अपना बन रहा था, फिर हमने वस्तु को, हम क्या किए, वस्तु को अनंत से थोड़ा आगे लाए, अब उसको दर्पण की रीच में लाए, दर्पण के पास रखे, यानी कह सकते हो अनंत और ये जो सी है इसके बीच में कहीं पे, इधर कहीं पे वस्तु को रखा, और फिर हमने प्रतिबिंब बनाया। तो अब जो प्रतिबिंब बना वो अनंत और सी के बीच में, चाहे यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा एक जैसी रही। अनंत पे प्रकृति अलग थी और दर्पण के पास लाया तो उसकी प्रकृति बदल गई, लेकिन अनंत और सी के बीच में हर बार एक जैसा प्रतिबिंब बना। लेकिन जैसे ही मैंने सी पर रखा, प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो बदल गया, तो एक अलग चीज मिल गई सी पर रखते ही। फिर सी और एफ के बीच में मैंने कहीं भी रखा तो प्रकृति एक जैसी मिली, सी और एफ के बीच में कहीं भी रखा तो प्रकृति एक जैसी मिली, उसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो सी और एफ के बीच में जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा एक जैसा बनेगा, तो एक केस यहां बना। फिर जैसे मैंने एफ पे रखा, प्रतिबिंब की प्रकृति बदल गई, और फिर मैंने एफ के आगे रखा, एफ और पी के बीच में, तो प्रकृति बदल गई। लेकिन एफ और पी के बीच में कहीं भी मैं रखूंगा तो प्रकृति एक जैसी थी। तो एक केस ये बना, 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 और एक केस बना था अनंत का। यानी कि 6 अलग अलग प्रकृति हमें देखने को मिली। एक तो अनंत पर, दूसरी प्रकृति अनंत और सी के बीच में, तीसरी प्रकृति सी पर, चौथी सी और एफ के बीच में, पांचवी एफ पर, और छठी एफ और पी के बीच में। ये जो प्रकृति थी प्रतिबिंब की वो 6 अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। अनंत पर एक केस बना अलग, अनंत और सी के बीच में हमेशा एक जैसा था, फिर सी पे अलग था, सी और एफ के बीच में एक जैसा था, एफ पे अलग था, एफ और पी के बीच में अलग, एफ और पी के बीच में एक जैसा था। तो यानी कि टोटल 6 केसेस की स्टडी हम लोगों को करनी पड़ेंगी। टोटल 6 स्थितियां बनेंगी, क्योंकि 6 स्थितियों में ये 6 तरीके से प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण के सामने अलग अलग हमको दिखाई पड़ रहा है। तो एक एक से शुरुआत करेंगे, अनंत से, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये सब डिटेल में सिखाया। अब मैं आता हूँ सीधा स्लाइड्स पे और वहां से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं पहले वाले केस की, जब वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है। इंग्लिश में आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब
अनंत पर रखी हो, या फिर कह सकते हो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। पहला केस जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो। तो देखो मैं चित्र तुम्हारे सामने बनाऊंगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बस दर्पण बनाया है, मुख्य अक्ष बनाया है, पी, एफ और सी बनाया है, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक चीज पहले सीख लो कि अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है। अब जैसे ये मेरी यहाँ पर अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, और अनंत की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनंत ही समझ लो, लाखों मतलब हजारों लाख किलोमीटर दूर हमसे कौन है, सूर्य है। तो अनंत तो मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि दूरी हमने नाप ली है, पर फिर भी बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो सूर्य से देखो किरणें जब निकलती हैं, ये देखो प्रकाश की किरणें ये कितने झुंड में ऐसे निकल रही हैं, ये 10 दिशाओं में फैल रही हैं। ये पृथ्वी है, दूरी इनकी बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है तो तुम देखोगे यहाँ से निकलने वाली किरणें बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई निकल रही हैं, फिर धीरे 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 ये किरणें फैल रही हैं। तो तुम एक चीज़ गौर करो, पृथ्वी पर इस व्यक्ति की आंख पर या पृथ्वी की सतह पर जब किरणें गिर रही हैं, ये जो डॉटेड लाइन है इसके आगे जरा देखना, इसकी आंखों तक ये किरणें और ये किरणें, ये दोनों देखो जैसे लग रहा है एक दूसरे के समांतर हैं। ये दोनों किरणें भी जैसे देख के लग रहा है एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। देखो हर जगह ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, या ये किरण और ये किरण एक दूसरे के समांतर। आपको ये किरणें कैसी नजर आ रही हैं, ये किरणें आपको कैसी नजर आ रही हैं, समांतर नजर आ रही हैं। यानी कि सूर्य से जब पृथ्वी पर किरणें पड़ रही हैं, तो सूर्य से पृथ्वी पर जब किरणें पड़ रही हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वो कैसे गिर रही हैं, वो समांतर, एक दूसरे के समांतर गिर रही हैं। तो जब सूर्य की दूरी मेजरेबल है, नाप सकते हैं, फिर भी वहां से आने वाली किरणें जब पृथ्वी पर गिर रही हैं तो वो हमें समांतर महसूस हो रही हैं। आ तो एक सोर्स से रही हैं, लेकिन देख रहे हो लंबी दूरी चलने के बाद जब किरणों को यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है तो वो एक दूसरे के कैसी नजर आ रही हैं, समांतर। बार बार मैं एक ही बात समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सूर्य से या फिर यूं कह लो अनंत से जब कोई प्रकाश की किरण आएगी, धरती पर गिरेगी, तो वो कैसी नजर आएगी, समांतर नजर आएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने पहले केस पर। देखो पहले केस पर क्या है, इस दर्पण से बहुत दूर कहीं पर अनंत पर एक बड़ी सी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसको तुम क्या करो, ओ डैश से दिखा दो। ठीक है, प्रतिबिंब को इमेज कहा जाता है तो हम लोग आई डैश से दिखाएंगे। अब इसका जो पैर है वो ओ है और सिर जो है वो ओ डैश है। तो देखो अनंत से प्रकाश, अब मैं क्या करूंगा, इसके सिर से आने वाली किरण का मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा, इसके सिर का मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा, और सिर एक बन गया तो पैर हमेशा मुख्य अक्ष पर ही बनेगा, और उनको एक लाइन से मिला देंगे तो पूरे वस्तु का प्रतिबिंब वहां पर बनता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था इसके पीछे, जो मैंने आपसे टाइम लिया इतना। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अब ये अनंत कितनी दूरी पर है, दिमाग में सेट कर लो, कितनी दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। और अनंत से जब किरणें आती हैं, अनंत से आती हैं तो वो दर्पण तक आते आते तो दर्पण पर समांतर गिर रही होंगी। और मैंने आपको कहा है 3 रे डायग्राम याद करने के लिए, उनमें से कोई 2 लेना है। इसके सिर से किरणें आ रही हैं, एक मैं किरण पकड़ूंगा, एक किरण मैं पकड़ूंगा, ध्यान देना, एक किरण मैं पकड़ूंगा जो फोकस से आ रही होगी। एक सेकेंड, देखो इसके फोकस से आती हुई एक किरण मुझे पकड़नी है। ये लो, एक किरण मैं कहाँ पकड़ूंगा, जो इसके फोकस से आ रही होगी। अगर फोकस से आएगी, देखो अच्छे से नहीं बना, इसको थोड़ा सा ठीक से मैं करता हूं। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, इसके फोकस से होके जा रही है, ये प्रकाश की किरण फोकस से, एक प्रकाश की किरण मैंने ली फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात आप सभी को पता है क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कुछ इस तरह से। और एक प्रकाश की किरण अगर मैं ले लूं जो सी से आए और सी से ही चली जाए, सी से आए, क्योंकि प्रकाश की किरणें देखो ये जो इसके सिर से आ रही हैं, क्योंकि ये अनंत दूरी पर रखा है तो दर्पण पर समांतर गिरेंगी। तो एक इसी के समांतर मैं ले लेता हूं प्रकाश की किरण, इसी के जस्ट समांतर, देखो गलत है, समांतर लेना है, अच्छे से बनाना पड़ेगा। हाँ, कुछ इस तरह से देखो,
ये कहाँ से होके जा रही है, सी से होके जा रही है, बिल्कुल सी से होके जा रही है, और सी से आएगी तो परावर्तन के पश्चात ये सी से ही क्या होगी, वापस चली जाएगी। इस तरह से ये वापस चली जाएगी, इसी दिशा में यह वापस चली जाएगी। ठीक है, समझ में आता है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा। ये किरणें ये कहाँ से आ रही हैं, इसके सिर से आ रही हैं जो अनंत दूरी पर है, और अनंत से आने वाली किरणें हमेशा समांतर महसूस होती हैं। मैंने कहा 3 रे डायग्राम में से आपको केवल 2 लेना है। एक मैंने ले लिया कौन सा, मेरी पसंद का, फोकस से आएगी, और फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। एक मैं सी से आते हुए लूंगा जो टकरा के सी से ही वापस चला जाएगा। तो अगर सी से ही वापस चला गया तो अब परावर्तित किरणों को देखो कहाँ पे कट करती हैं। एक तो परावर्तित किरण ये है और एक परावर्तित किरण ये है। इन लोगों ने एक दूसरे को यहाँ पर कट किया है, तो यहीं पर क्या बनेगा, यहीं पर बन जाएगा सिर। यहीं पर क्या बन जाएगा, सिर बन जाएगा। और इसी को, इसके सिर को ऊपर मुख्य अक्ष पर अगर मैं एक सीधी लाइन से मिला दूं, एक सीधी लाइन से मिला दूं, तो ये मुख्य अक्ष पर ही इसका क्या बनेगा, पैर बनेगा। यहाँ पर पैर बनेगा, और ये सीधी लाइन से मिला दिया तो पूरा प्रतिबिंब बन गया। अब सिर से आने वाली किरणें यहाँ पर कट कर रही थी तो यहीं पर सिर बनेगा, और चूंकि पैर मुख्य अक्ष पर जाएगा इसीलिए मैंने इस तरह से इसके सिर को दिखाया और एक लाइन से मिला दिया। ओ डैश का इस बिंदु पर इमेज बना है आई डैश, और ओ का इमेज यहाँ पर बना है आई, तो प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर आई डैश। अब देखो क्या क्या हमें सीखने को मिला। एक तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो तुम देखोगे फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो ये बना फोकस पर। फिर प्रतिबिंब कैसा बना, तो तुम देखोगे वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर थी, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना, तो तुम कहोगे उल्टा बना। फोकस पर बना, उल्टा बना। और तुम देखोगे अनंत पर, अनंत जितनी दूरी पर एक बहुत बड़ी सी वस्तु रखी थी, ये बड़ी सी, और यहाँ पर प्रतिबिंब देख रहे हो ये छोटा सा बना है। ये कैसा बना है, छोटा सा बना है। प्रतिबिंब आपको दिख रहा है चित्र में। और साथ में तुम एक चीज अगर गौर कर रहे होगे तो तुम ये भी गौर करो कि ये उल्टा बना, छोटा बना, और ये किरणें अनंत से आई हैं, परावर्तन के पश्चात सच में कट कर रही हैं, वास्तव में कट कर रही हैं। तो ये कैसा बना, ये बना वास्तविक। तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ध्यान देना, फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब देखो एक केस और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। किसी किसी किताब में इस तरह से प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, किसी किसी किताब में उसका नज़रिया अलग है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो किसी किसी किताब में ये NCERT में थोड़ा अलग तरीके से भी एक रे डायग्राम दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। छोड़ते कुछ भी नहीं है, मैंने कहा है ना, लेक्चर ख़त्म होते होते रे डायग्राम बिल्कुल आपका मतलब समझ लो कि दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इस दर्पण से कहीं अनंत दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, कुछ इस तरह से एक वस्तु रखी हुई है। ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ओ डैश। तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें, मैंने कहा जब अनंत दूरी पर होगा तो दर्पण को कैसा महसूस होगा कि वो किरणें एक दूसरे के कैसे आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो एक तो अगर जैसे कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और तुम्हें पता है वो फोकस से होके जाएगी इस तरह से, एक दूसरी प्रकाश की किरण लेगी मुख्य अक्ष के समांतर आई और मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, और वो भी परावर्तित के पश्चात कहाँ से जा रही है, फोकस से। एक और बल्कि अगर ले लिया जाए जो कि ये वाली बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से आई और सी से आएगी, तो सी से ही क्या होगी, वापस चली जाएगी। अब देखो परावर्तित किरण एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये तीनों किरणें यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब ये कौन सी जगह है, फोकस है, और ये तो बिल्कुल इस जगह पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। और देखोगे कि ये अनंत दूरी पर है, तो इसके सिर से लेके पांव तक की जो किरणें थीं उन सभी को हमने दर्पण पे गिराया है, और वो उनमें से 3 मैंने चुन लिया, एक जो मुख्य अक्ष से समांतर ऊपर से, एक मुख्य अक्ष से समांतर नीचे से, और एक जो सी से आ रही है। और तीनों का परावर्तन के पश्चात, क्योंकि मुख्य अक्ष समांतर आएगी फोकस से जाएगी, सी से आएगी सी से जाएगी, और मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, तो ये फोकस पर कट करती हुई नजर आ रही हैं। और चूंकि ये देख रहे हो ये बिल्कुल
मतलब केवल सिर से आती हुई किरणें नहीं है, पूरी वस्तु से आती हुई सभी समांतर किरणों को जज किया गया, लिया गया है। तो वो कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? फोकस पर। कहां पर प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है? फोकस पर। और तुम देख रहे हो कि जब पूरे शरीर से आ रही है तो पूरा शरीर यहीं फोकस पर छोटा सा ही बना है। तो जो प्रतिबिंब है वो बिंदु आकार का कह सकते हो कि बहुत छोटा बना है। बिंदु आकार का बहुत छोटा बना है, यहां पर भी छोटा। और मैंने कहा ना ये अनंत से आ रहा था, बहुत बड़ी सी वस्तु थी, उसकी तुलना में तुम इसको भी देखोगे ना तो यह भी कैसा है? यह भी बहुत छोटा ही बना है यहां पर। लेकिन यहां साफ साफ दिख जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यहां पर वो दिखाई नहीं देता है बिंदु आकार का इस वाले चित्र में, इसीलिए मैंने ये वाला आपको समझाया। ये एनसीईआरटी में ये दिया है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बहुत ही छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। और किरणें वास्तव में कट कर रही हैं तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो आप कह सकते हो कि जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर, बिंदु आकार का बहुत ही छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये वाला रे डायग्राम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करो। एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो में मजा आ रहा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो आप सभी को पता क्या करना है, पहले तो खुश होकर लाइक कर देना है, फिर अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है, और चैनल पे अगर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो पहला ही केस टफ था, अब इसके बाद के केसेस इतने इजी हैं, बड़े आराम से मजे में बन जाएंगे। तो पहला केस क्या था? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होगा तो सब हर बार जब भी अनंत पर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब उसको लाते हैं दर्पण के पास, यानी कि अब चलते हैं दूसरे केस पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी हो, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तब देखो क्या होता है। देखो तो ये केस कितना आसान हो जाता है जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच में हो। देखना ध्यान से कैसे बना रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हें बस चीजें थोड़ी समझनी है, बहुत आसान हो जाएगा। जो मेन पार्ट था कठिन वाला वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब यानी कि तुम्हें दर्पण के पास लाना है ना। तो चलो दर्पण के पास, अनंत इधर कहीं पे है, अनंत और ये रहा सी, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो यहां पर कहीं पर मैं रख लेता हूं वस्तु को, यहां पर। चलो ये रहा वस्तु। ठीक है, ये मैंने रख ली वस्तु। अब तुम्हें पता है इसका नाम तुम्हें देना पड़ेगा, और वो नाम कैसे दोगे आप? ओ डैश से दोगे। और इमेज किसका बनाना है तुम्हें? सिर का बनाना है। तो इसके सिर से निकलने वाली दो किरणें पकड़ लो अपनी मर्जी से, दो किरणें, क्योंकि वो दोनों जहां पर कट करेंगी अब तुम्हें पता है कि वहीं पर उसके सिर का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक तो मैं सिंपल सी पकड़ूंगा मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी? जाहिर सी बात है फोकस से होके जाएगी। कहाँ से? फोकस से होके जाएगी। और एक मैं पकड़ लेता हूँ जो इसके फोकस से होके जाए। अगर इसके फोकस से होके जा रही है तो आपको पता है परावर्तन के पश्चात की मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब जरा ध्यान से देख के बताओ कि परावर्तित किरण कौन कौन सी है? एक तो ये है, एक तो ये है, और ये तो आपतित है, एक तो ये परावर्तित है। ये और ये दोनों परावर्तित किरणों ने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। अब ये कहाँ से आ रही हैं? ओ डैश से आ रही हैं। तो यहाँ पर पक्का है कि इमेज आई डैश बनेगा, इसका सिर बनेगा। और चूंकि पैर ऊपर मुख्य अक्ष पर है तो इस तरह से सिर को मुझे इस तरह से दिखाना पड़ेगा, और एक सीधी लाइन से मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर इस तरह से मुख्य अक्ष तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ओ का जो इमेज है आई वो हमेशा मुख्य अक्ष पर ही बनेगा। तो एक सीधी लाइन से, क्योंकि यहाँ पर सिर बन चुका है, तो एक सीधी लाइन से ऊपर मुख्य अक्ष पर मिला देंगे। ओ का इमेज यहाँ पर आई बनेगा, मुख्य अक्ष पर ही बनेगा। और चूंकि ये सीधा है तो ये सीधा ही बनता है, इसलिए सीधी लाइन मिला देते हैं तो हमको वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा बताओ? तो तुमको दिख रहा होगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस, ये फोकस है और वक्रता केंद्र है, इसके बीच में बना है। तो कहोगे कि फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब
देखो किरणें वास्तव में कट कर रही हैं, तो आप सभी को पता है कि कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और साथ में मुख्य अक्ष के ऊपर था, मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बना उल्टा बना। और तुम अगर ये ध्यान दो तो मेरी वस्तु देख रहे हो थोड़ी बड़ी लग रही है, किससे, इस प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब छोटू सा बना है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इस केस में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। खत्म हो गया सेकंड केस। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे थे, इसके पहले कहाँ पे थे, देखो कहाँ पे थे भाई, अनंत वाला केस हो चुका है, अनंत और सी के बीच में। अब इसके बीच में कहीं भी रखोगे हमेशा ऐसा ही बनेगा। अब सी पे रखोगे तो कुछ परिवर्तन मिलेगा। तो अब चलते हैं कहाँ पर रख लेते हैं, सी पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा दर्पण, पोल फोकस सी, और सी पर मैंने क्या रख दिया है, वस्तु को रख दिया है। तो सी पर मैंने वस्तु को रख दिया है और ये वस्तु का ये सिर है, ये क्या है, सिर है, ये पांव है। ऑब्जेक्ट ओ डैश यहाँ पर रख दिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी दो किरणें लूँगा और इसके सिर से आने वाले ढेर सारी जो यहाँ से हजारों किरणें इसके सिर से निकल रही होंगी ना, उसमें से दो पकड़ूंगा, इसका सिर बनाऊंगा। और बाकी मुझे पता है पैर तो मुख्य अक्ष पर ही बनेगा, और ये भी पता है कि सिर से पैर को मिला दूंगा तो बाकी जो बिंदुएं होंगी यहाँ से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब वहीं पर बिल्कुल सिर और पैर के बीच में ही बन रहा होगा। तो जस्ट इजी करते हैं इसको। तो यहाँ से कौन सा ले लूँ मैं, एक मैं ले लेता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि कहाँ से जाएगा, जो कि जाएगा फोकस से। ये लो परावर्तित होके कहाँ से गया, फोकस से। एक मैं ले ले रहा हूँ जो फोकस से होके जाए, फोकस से अगर आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो परावर्तित किरणें जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पर बनेगा इमेज। तो एक तो ये परावर्तित किरण है और एक ये परावर्तित किरण है। इन्होंने यहाँ पर कहीं पर क्या किया है, यहाँ पर कहीं पर कट किया है। तो जहाँ पे कट किया है यहीं पर बनेगा सिर, और इसको एक सीधी लाइन से मिला दूंगा, सीधी लाइन से मिला दूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका पूरा बॉडी, और मुख्य अक्ष पर ही इसका पैर बनता है। तो यानी कि मुझे ये बात तो पता थी कि मुख्य अक्ष पर यहाँ कहीं पर इसका क्या बन जाएगा, ओ का इमेज आई, और ओ डैश से किरणें निकल के परावर्तित होकर यहाँ पे कट की हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई डैश, यहाँ पर क्या बनेगा, आई डैश। ये बन गया आई डैश प्रतिबिंब ओ डैश का। अब तुम एक चीज बताओ कहाँ बना है, कहाँ बना है बताओ, देख के बताओ। तो तुम कहोगे ये तो वक्रता केंद्र पर ही बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर बना है। और देखो ध्यान से, वास्तविक की आभासी, वास्तव में किरणें कट कर रही हैं तो कहोगे कि वास्तविक बनेगा। सीधा कि उल्टा, देख के बताओ, तो उल्टा बन रहा है। और छोटा या बड़ा, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। देख करके तुमको लग रहा होगा कि बिल्कुल कैसा बना है, बराबर बना है। स्केल से नाप लेना, जैसे मैंने बताया है वैसे प्रतिबिंब बनाना, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। चित्र आपके सामने ये रहा, बिल्कुल प्यार से ऐसे ही बना लेना जैसे मैंने बनाया है। अब वक्रता केंद्र से आगे चलते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो अब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, या फिर सिंपली फोकस कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बीच में अब जरा सा रख के देखते हैं, इसके बीच में रख के देखते हैं। इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर हमने रख दिया वस्तु को, यहाँ पर कहीं पर हमने क्या रख दिया, वस्तु को रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये इसका प्रतिबिंब बनाए तो एक मैं क्या करता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण ले लेता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो पक्का कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। पक्का कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी। और एक मैं यहाँ फोकस से आती हुई ले लूँ, फोकस से, ठीक है, फोकस से आएगी तो सबको पता है टकरा के मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पे परावर्तित किरण
कट कर रही होगी, जहाँ पे परावर्तित किरण एक दूसरे को कट कर रही होगी, वहाँ पर बन रहा होगा प्रतिबिंब। भाई ये ऑब्जेक्ट था ओ डैश, इसके सिर से आने वाली दो किरणें मैंने ली, एक ये परावर्तित होकर जा रही है, एक ये परावर्तित होकर, जहाँ पे कट किया वहीं पे बनेगा सिर, और पैर तो मुख्य अक्ष पर बनेगा। तो आपको पता है कि मुझे सिर इसका ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और मुख्य अक्ष तक मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बिल्कुल सीधा मुख्य अक्ष पर। यहाँ पर कहीं पर पहुँच गया, तो जहाँ पर पहुँचा है मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष को जहाँ पर कट करेगा ओ का इमेज यहाँ पर आई, और ओ डैश से जो किरणें निकली थी परावर्तित होके यहाँ पर कट की हैं, तो यहाँ पर बनेगा ये आई डैश, यानी कि ये बन गया प्रतिबिंब आई डैश। ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बन गया। तो अगर पूछूं कि बताओ कहाँ बना है, तो तुम क्या कहोगे कि वक्रता केंद्र और इधर पीछे कुछ नहीं है ना, तो अनंत है, तो तुम कहोगे कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। अब वास्तविक है कि आभासी है, सच में कट किया है ना, तो वास्तविक हो जाएगा। और तुम देख रहे हो मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु थी, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब, इस तरह से देख ही रहे हो, तो उल्टा बना है। और इस बार अगर मैं पूछी छोटा कि बड़ा, तो तुम देखो ना, ये तुम्हारी वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तुम देख के स्क्रीन पे बता सकते हो कि इस बार कैसा बना है, बड़ा बना है। तो जब ये केस भी यहाँ पे खत्म हो गया रे डायग्राम इसका। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में अगर वस्तु हो, आपसे पूछा जाए कि कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अगले केस पे चलते हैं। अब C और F के बीच में हो गया, तो F पर रखते हैं। अब कहाँ पे रखते हैं, F पर रखते हैं, यानी कि वस्तु कहाँ पर रख दी मैंने, फोकस पर, एट प्रिंसिपल फोकस या एट फोकस कर दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तब देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है। हमने कहाँ पर रखा, फोकस पर हमने एक वस्तु को रखा हुआ है। फोकस पर रखेंगे और इसके सिर से आने वाली कोई भी दो किरणें, एक मुझे पसंद आ रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कहाँ से चली जाएगी, ये फोकस से होते हुए चली जाएगी, फोकस से होते हुए ये चली जाएगी। और एक मैं क्या कर रहा हूँ, ये C से होते हुए, देखो C से, ये C से कुछ इस तरह से, जो कि C से होते हुए जा रही है, ये देखो ना C यही है ना, C से आई और इसके सिर से होते हुए ऐसे निकल गई। C से अगर जाएगी तो वो C से ही वापस चली आएगी, यानी कि ये पीछे की ओर कुछ इस तरह से परावर्तित होकर के निकल जाएगी। यानी कि तुमने ये देखा, यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ देखी कि ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ओ डैश, ये इसका सिर था, इसके सिर से निकलने वाली दो किरणें, एक तो परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई और ये परावर्तन के पश्चात ऐसे जा रही है। परावर्तन के पश्चात जाने वाली ये दो किरणें, ये तो कहीं पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, समांतर दिख रही हैं। पर याद करो, समांतर यहाँ दिख रही हैं, पर अनंत पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी, बल्कि मिल रही होंगी, अनंत पर मिल रही हैं। कह सकते हो कि अनंत पर मिल रही हैं। कहाँ पर मिल रही हैं, अनंत पर, क्योंकि तुमने देखा होगा सूर्य से वो किरण आ रही थी, सच में सूर्य एक सोर्स था, वहाँ से हजारों लाखों किरणें निकल रही थी और धरती तक आते आते ऐसा लग रहा था समांतर है, वो समांतर नहीं थी, पीछे मिल रही हैं, ये झुक रही हैं, ये किरणें एक दूसरे की तरफ झुक रही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, बहुत हल्का हल्का झुकाव है, वो अनंत पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कोई पूछे कि कहाँ पर बनेगा, तो आपका जवाब होगा अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। वास्तविक या आभासी, तो सच में यहाँ पर झुकाव कम दिख रहा है, लेकिन अनंत पर वो तो पक्का कट कर रही होंगी, सच में कट कर रही होंगी। तो याद रखना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु थी, ये तो कहीं भी कट करेगा अनंत पर, तो मुख्य अक्ष के नीचे करेगा, वहाँ सिर बनेगा, उसको मुख्य अक्ष पे ले आके मिला दोगे तो वहाँ पाँव बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। और जहाँ भी अनंत पर बनेगा तो तुमको पता है ये छोटू सा वस्तु था, और यहाँ कहीं भी कट करेगा मुख्य अक्ष पर मिलाओगे तो वस्तु से बहुत बड़ा इस बार बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यानी कि एक चीज़ समझ में आ गया
कि जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये रहा उसका रे डायग्राम। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक लास्ट केस और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट केस क्या है कि जब फोकस से और आगे ले जाऊं, फोकस और पी के बीच में रखूं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखूं, तो एक केस है कि मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में, यानी कि बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। ये जब रखूंगा तो देखते हैं कि प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है। देखो अब P और F के बीच में कहीं पे वस्तु को रखना है तो मैंने यहाँ पर रख दिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले लूँ तो वो परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? जाहिर सी बात है फोकस से होकर के निकल जाएगी। और एक मैं कहाँ से ले लूँ? एक मैं मुख्य अक्ष के समांतर ले ली, फोकस से जाती हुई लूँगा। नहीं, एक काम करो, सी से ले लो ना, सी से जाने वाली ले लो। ये देखो, ये सी से जा रही है। सी से प्रकाश की किरण अगर ऐसे गई सी से, तो ये टकरा के इसी दिशा में क्या होगी? वापस चली आएगी। यानी कि परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से ये वापस चली जाएगी। दो प्रकाश की किरणें मैंने ली हैं, ध्यान देना। एक मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फोकस से होकर आगे निकल गई, एक सी से आई तो टकरा के सी से ही वापस चली गई। अब तुम देखोगे अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये और ये किरणें, देखो यहाँ दूरी कम है, ज़्यादा पीछे इधर मतलब आगे ये कहीं भी मिलने वाली नहीं है। तो अगर परावर्तन के पश्चात मिलेंगे नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो कोई बात नहीं, परावर्तन के पश्चात ये दूर दूर जाके वास्तव में भले ही ना मिल रही हो, लेकिन अगर इनको मैं क्या करूं, इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊं, देखो इन दोनों किरणों को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, देखो इस तरह से, तो तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ कहीं पर वो एक दूसरे को कट करती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि इधर तो आगे कट करेंगी नहीं, तो पीछे की तरफ चूंकि झुकाव कम होता जा रहा है तो पीछे की तरफ कट करेंगी। जहाँ कट करेंगी यहीं पर क्या बन जाएगा? सिर बन जाएगा। यहीं पर क्या बन जाएगा? सिर बन जाएगा। एक काम मुझे और करना पड़ेगा, मुख्य अक्ष को थोड़ा आगे तक मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरह से बढ़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सिर बना है तो इसको मुख्य अक्ष पर ला के मिला दो, तो मुख्य अक्ष पर जहाँ कट करेगा वहाँ पर क्या बनेगा? इसका अपने आप पैर बन जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट ये था ओ डैश। अब ओ डैश से निकलने वाली किरणें यहाँ मिली हैं तो यहाँ आई डैश उसका सिर बन गया है, और पैर तो पक्का है कि मुख्य अक्ष पर ही बनता है, तो एक सीधी लाइन से मिला देते हैं। यहाँ पर कट किया है तो ये पैर ओ था, इसका इमेज आई बन गया। तो प्रतिबिंब आई डैश तुमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये इसका एक्चुअल में रे डायग्राम है। कहाँ बना है? सबसे पहला सवाल कि कहाँ बना है प्रतिबिंब, तो तुम्हारा जवाब होगा दर्पण के पीछे दिख रहा है। दर्पण के कलई की, दर्पण के कहाँ बना है? पीछे बना है। अब पूछूं वास्तविक की आभासी, तो वास्तविक किरणें तो आगे की तरफ कहीं कट ही नहीं कर रही हैं, हमें तो पीछे की तरफ ये डॉट लाइन से जो दिखाया है वो आभास हो रहा है। तो ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी बनते ही देखो मुख्य अक्ष के ऊपर था इसका सिर, ये वस्तु थी, और इसका भी सिर मुख्य अक्ष के ऊपर देख रहे हो, एक जैसा दिख रहा होगा। तो उल्टा या सीधा, तो तुम कहोगे इस बार तो सर ये कैसा बन गया? सीधा बन गया। दर्पण के पीछे आभासी सीधा। और वस्तु देखो ना, ये रही वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब। छोटा सा बच्चा भी देख के बता देगा कि इस बार कैसा बना है? वस्तु से बड़ा बना है। वस्तु से कैसा बना है? बड़ा बना है। तो मुख्य अक्ष व ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपका हो गया छठा केस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखो अभी इसको छोड़ूंगा नहीं मैंने कहा याद करा दूंगा। तो एक काम करता हूँ, शुरू करता हूँ। पहले केस में प्रतिबिंब फोकस पे बना, उल्टा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना, वास्तविक बना। यानी कि एक चीज देखो, पहले केस में वास्तविक बना, दूसरे केस में वास्तविक बना, तीसरे केस में वास्तविक बना, चौथे केस में वास्तविक बना,
पांचवें केस में वास्तविक बना और छठे केस में कैसा बना, आभासी। तो एक बात तो समझ में आती है कि शुरू के 5 केसेस में कैसा बना है, वास्तविक बना है, लास्ट वाले में आभासी बना है। एक बात और नोट करो, जब जब वास्तविक बना है तो उल्टा बना है। जब जब वास्तविक बना है, पहले केस तुमने देख लिया, दूसरे में वास्तविक बना है तो उल्टा बना है, तीसरे में वास्तविक बना तो उल्टा बना, अगले में वास्तविक बना तो उल्टा बना, उससे अगले में वास्तविक बना तो उल्टा बना, और उससे अगले में अगर देखो, उससे अगले में अगर देखो जब आभासी बना तो सीधा बना। यानी कि शुरू के 5 केसेस में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बना, और आखिरी में जब आभासी हुआ तो कैसा बन गया, सीधा बन गया। ठीक है, सीधा बन गया। और देखो, और जरा सा देखो, एनालाइज करो कि पहले में तो बहुत छोटा बना है, बिंदु आकार का। दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे में छोटा बना है। तीसरे केस में आते ही क्या हुआ, बराबर हो गया, यानी बहुत छोटा, छोटा फिर बराबर। फिर क्या हुआ, चौथे केस में बड़ा बन गया। पांचवें केस में क्या बन गया, बहुत बड़ा बन गया क्योंकि अनंत पर बन रहा है। और छठे केस में सीधा था और वस्तु से बड़ा था। यानी कि पहले बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और फिर आखिरी में आभासी और बड़ा। ठीक है, ये 6 केसेस आई होप आप थोड़ा सा एनालाइज कर पाए होंगे। और देखो, पहले केस में अनंत पर बना, कहाँ बना, कहाँ बना, अनंत पर। ठीक है, सॉरी, फोकस पर। पहले केस में कहाँ बना, फोकस पर बना। पहले केस में कहाँ बना, फोकस पर बना। दूसरे केस में फोकस, पहले फोकस पर बना, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। फिर तीसरे केस में वक्रता केंद्र पर आ गया। चौथे केस में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। पांचवें केस में वो अनंत पर चला गया। छठे केस में वो दर्पण के पीछे चला गया। तो इन 6 को तुम्हें समराइज कराता हूं। एक सारणी देखना, ये सारणी देखना भाई साहब, ऐसा समराइज कराऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, कतई खुश हो जाओगे और तुम्हें बिल्कुल भी याद हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूं। बस ये सारणी देख लो एक बार। अब देखो, जितना मैंने पढ़ाया है, तुमने ध्यान से पढ़ा है, तो एक एक बात ध्यान से। कहां से शुरू की थी, वस्तु को कहां पर रखा था, मेरे साथ बोलो, कहां पर रखा था, अनंत पर रखा था। देखो, मैं ऐसे सिंबल में लिखूंगा, तुम चाहो तो शब्दों में लिख लेना। मैंने अनंत पे रखा था, फिर मैं अनंत से थोड़ा पास आया, दर्पण के अनंत और सी के बीच में रखा, फिर मैं वक्रता केंद्र पर रख दिया, फिर मैं सी और एफ के बीच रख दिया, फिर मैंने सीधे फोकस पर रख दिया, और फिर मैंने एफ और पी के बीच में रखा, एफ और पी के बीच में दर्पण और मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में। ये तो वस्तु की स्थिति देखो याद हो गई, अनंत और सी और एफ और पी। ठीक है, यहां से शुरुआत हुई थी। प्रतिबिंब की स्थिति रटो मत, देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ट्रिक बता रहा हूं। देखो, जहां अनंत है उसको तुम फोकस में कन्वर्ट कर देना, और जहां फोकस है इसको तुम कन्वर्ट कर देना किसमें, अनंत में। फोकस को इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट को फोकस में, इनफाइनाइट को फोकस में, फोकस को इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देना। तो तुम्हें अगर प्रतिबिंब की स्थिति इनफाइनाइट पे है तो वस्तु पक्का फोकस पे रखी होगी, या उसका उल्टा, अगर वस्तु इनफाइनाइट पे रखी है तो प्रतिबिंब पक्का फोकस पर बन रहा होगा। और जहां सी है इसमें तो कोई परिवर्तन करना मत, सी को सी रहने देना, अपने आप प्रतिबिंब की स्थिति निकलती चली जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, मन में। देखो, जब अनंत पे है तो मैंने कहा प्रतिबिंब की स्थिति के लिए अनंत को किस में कन्वर्ट करना है, फोकस में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। मस्त, मजा आ गया ना। अनंत और सी के बीच में तो मैंने क्या कहा, अनंत को तुम एफ कर देना और सी को, देखो सी को सी ही रहने देना। तो कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। सी पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो सी को सी ही रहने देना है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सी और एफ के बीच में है तो सी ही रह जाएगा, लेकिन एफ अगर दिख जाए तो किस में बदलना, अनंत में, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। एफ पर है, एफ पर अगर है तो किस में कन्वर्ट करना होता है, अनंत में, तो कहां पर बनेगा,
अनंत पर बन रहा होगा, F और P के बीच में है, तो याद करो छठा लास्ट आखिरी केस मजेदार है लल्ला, दर्पण के पीछे बनेगा। ये एक इकलौता आखिरी केस था, मस्त आराम से दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखो। तो यानी कि अनंत है तो F पर अनंत और C है, तो F और C के बीच में C है, तो C पे C और F है, तो C और अनंत के बीच में F है, तो अनंत पर F और P है, तो दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। आराम से ये चार्ट बना सकते हो। मन में कोई पूछे ना, अनंत को इनफाइनाइट को F में और F को इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना है और C है तो C में ही रहने देना है, चट से जवाब दोगे। जैसे मैं पूछा कि अगर C पे रखा तो कहाँ बनेगा, तुम कहोगे C पर। मैं पूछा अनंत और C के बीच में, तो अनंत को इनफाइनाइट तुम इनफाइनाइट को तुम फोकस में बदल दोगे, मन में F और C के बीच में बनेगा। पूछो अनंत पे है तो कहाँ, कहोगे फोकस पर। पूछो फोकस पर है तो कहाँ, कहोगे अनंत पर। खटाक से मन में चेंज करना और जगह बता देना। और देखो प्रकृति की बात करें तो अभी मैंने पढ़ाया था कि शुरू के 5 में वास्तविक 1 2 3 4 पांचों में वास्तविक, आखिरी में कैसा बन गया था, आभासी बन गया था। और मैंने पढ़ाया कि शुरू के 5 में उल्टा यानी कि उल्टा, शुरू के 5 में तो उल्टा ही बना है, आखिरी में वो कैसा बन गया है, सीधा बन गया है। आखिरी में कैसा बन गया है, सीधा बन गया है। और देखो और बात करें, शुरू में बहुत छोटा और कहीं तो लिखा रहता है बिंदु आकार का, बहुत छोटा को कहीं तो लिखा रहता है बिंदु आकार का, बहुत छोटा, फिर छोटा, ठीक ठाक बनेगा, छोटा सा बनेगा। फिर क्या होगा, C पर आते ही वह बराबर हो जाता है, C पर आते ही वह क्या हो जाता है, बराबर। और C से जब आगे जाते हैं, C से और आगे जब जाते हैं तो यहाँ पर बनता है बड़ा, और फिर बड़ा के बाद यहाँ जब अनंत पर बनता है तो इसमें जवाब आता है कि बहुत बड़ा, और आखिरी में भी बड़ा बनता है। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा, ठीक ठाक बड़ा, सीधा और ठीक ठाक बड़ा बनता है। तो वास्तविक उल्टा बहुत छोटा, देखो वास्तविक शुरू के 5 केस में, छठे में आभासी, शुरू के 5 में उल्टा, छठे में सीधा, शुरू में बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और आखिरी में तो ठीक ठाक बड़ा। केवल बड़ा कह दो तो चलेगा, बड़ा बनता है। तो मन में याद करो ना, कैसे याद करोगे, केसेस कैसे याद करोगे, अनंत और C के बीच में, फिर C पर C और F के बीच में, फिर F पर F और P के बीच में। अब इन 5 में से कौन से केस में तुम्हारा सवाल है, तुम्हारा क्वेश्चन, अगले वाले ने जो क्वेश्चन पूछा वो शुरू के 5 में से किस में है, पहले वो समझना पड़ेगा। और फिर तुम्हें ये तो याद ही हो गया कि शुरू के 5 में वास्तविक उल्टा है, छठे में आभासी सीधा है। और तुम ये देखना कि अगर वक्रता केंद्र से पहले की बात, मतलब अगर इनफाइनाइट और C की बात करेगा तो शुरू के पहले में बहुत छोटा बिंदु आकार का, फिर छोटा, फिर बराबर, और उसके आगे वाले अगर केस में लाई करता है, तुम्हें देखना पड़ेगा 6 में से कौन से केस में सवाल लाई कर रहा है। वो जो एग्जामिनर है, जो सामने वाले पूछ रहा है, वो कौन सा केस पूछ रहा है। तो आप आराम से इसका जवाब आप आराम से यहाँ पर दे सकते हो। इससे अच्छा ट्रिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें सब कुछ याद हो गया होगा, है ना, याद हो गया होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और बच जाती है, वो है अवतल दर्पण के उपयोग। तो ये मैं बेटा तुम्हें दे रहा हूँ होम वर्क। कमेंट में फटाफट से टाइप कर देना अवतल दर्पण के उपयोग। कमेंट में खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट से लिख देना कि पहला उपयोग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अलग अलग बच्चे अलग अलग उपयोग किताब में से देख के, क्योंकि पढ़ो, जब तक तुम पढ़ोगे तभी तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। तो पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। इसलिए जवाब देना कमेंट में, और नहीं तो जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो मैं आपको अवतल दर्पण के उपयोग बताऊंगा, और फिर उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में, उसके रे डायग्राम के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और बिना सोचे शेयर कर दो, इतना शेयर करो कि मतलब मज़ा आ जाए, मुझे मज़ा आ जाए। जितना मज़ा आएगा फिर मैं और मन से आपको पढ़ाऊँगा। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।